अच्छा, अब हम समझें जेपी सेट जो दिवालिया हो रही है, भैया इसकी कहानी समाप्ति नहीं हो रही है। अभी कौन लेगा क्या लेगा कुछ पता ही नहीं लग रहा है। आपके अंदर संयम होगा, जितना ज़्यादा आपके अंदर शेयरों को रखने की धैर्यता आएगी अच्छे शेयरों के अंदर, उतना ज़्यादा आप निखर कर आगे रहेंगे। किसके साथ अडानी पावर की तुलना कर दी जेफरीज ने? एनटीपीसी के साथ। एनटीपीसी कौन है? एनटीपीसी सरकारी कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। जहां अडानी ग्रुप को वेदांता ने बोलियों में हराया, यानी जेपी सेट की बोली में हराया। अब वेदांता को भी हराने के लिए कोई बड़ी पार्टी आ रही है और आप हैरान रह जाएंगे। कंपनी ने अपने रेवेन्यू में बड़ा उछाल कर दिया। सेल की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इस बड़ी कंपनी ने अपनी सेल को काफ़ी बढ़ा दिया। इस बार इस कंपनी का राजस्व बढ़कर आया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सुजलोन की। एक हफ्ते के बराबर ये अभी जो शेयर है तेजी के संकेत दिखा रहा है और 12% बढ़कर इसने 60 के स्तर को भी छू लिया। ब्रोकरेज फर्म वाले अलग अलग नीतियां क्या कह रही हैं, उस नीतियों को समझेंगे। दूसरी बात करेंगे, जहां अडानी ग्रुप को वेदांता ने बोलियों में हराया, यानी जेपी सेट की बोली में हराया। अब वेदांता को भी हराने के लिए कोई बड़ी पार्टी आ रही है और आप हैरान रह जाएंगे। ये बड़ी पार्टी जो है जेपी सेट के ही प्रमोटर हैं, यानी कि जेपी सेट की कहानी अब अलग से सामने आने वाली है। क्योंकि आपको देखने को मिला 17,000 करोड़ रुपए की बोली किसने लगाई थी? वेदांता ने, और वो अडानी ग्रुप से ज़्यादा थी। अब अडानी ग्रुप तो बोलियों से पीछे रहे, अब वेदांता भी बोली से पीछे रहने वाली स्थितियां आ रही है। तो उस नीति को भी समझेंगे और बात करेंगे अडानी पावर की, और अडानी पावर का रिजल्ट आ रहा है उसको समझेंगे और उसकी विशेषताएं को समझेंगे आज। तो सर, हमारी वीडियो बनाने का माध्यम विशेषताओं को समझाने का है, न्यूज बेस है, उस साइकोलॉजी को डेवलप करना है जो आगे जाकर वो चीज़ें होती हुई हमें देखने को मिलती है। पर उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आपके अंदर संयम होगा, जितना ज़्यादा आपके अंदर शेयरों को रखने की धैर्यता आएगी अच्छे शेयरों के अंदर, उतना ज़्यादा आप निखर कर आगे रहेंगे। क्योंकि ये जो क्वार्टर आ रहा है, अब चल रहे हैं, कुछ के आगे कुछ के आने बाकी हैं। ये हर 3 महीने में आते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ये हर 3 साल भर चलते रहते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं, नाजुक लोग जो हैं, ये सोच लेते हैं कि जो रिजल्ट उसने प्रस्तुत कर दिया, चाहे वो बहुत अच्छा कर दिया हो या कुछ बेकार कर दिया हो, तो उसकी रणनीति पूरे साल चलने वाली है। भैया 1-2 दिन की वो स्थितियां होती हैं। रिजल्ट आने का माध्यम आपको आगे के लिए मजबूत करता है। मैं आपको बहुत अलग तरीके से समझा रहा हूँ। देखो सर, आपने देखा होगा, कई न्यूज़ देखी होगी कि इस बड़ी कंपनी ने अपने रेवेन्यू में बड़ा उछाल कर दिया। सेल की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इस बड़ी कंपनी ने अपनी सेल को काफ़ी बढ़ा दिया। इस बार इस कंपनी का राजस्व बढ़कर आया है। तो वहाँ आपको एक क्षमता देखने को मिल रही है कि उस कंपनी ने अच्छा वर्क किया है और उस वजह से उसकी सेल बढ़ी है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर ये आपको हर बार देखने को मिल जाएगा, भैया इसने सेल बढ़ा दी है, तो वहाँ से आप मजबूत हो रहे हैं। ये नहीं कि आपको उसको शेयर को बहुत टॉप पे देखना है, वो तो अपने हिसाब से जाएगा। क्योंकि अगर हर क्वार्टर किसी भी कंपनी के लिए अच्छा बेहतर होता गया तो वो अच्छी नीतियों के साथ आएगा। और हर एक कंपनी का क्वार्टर, चाहे वो बेकार बड़ी से बड़ी कंपनी हो, अगर वो नीचे की तरफ उसका राजस्व यानी कि सेल नीचे की तरफ जा रही है, तो वो कभी ना कभी कंपनी डूब जाएगी। और एक आधे बार ऊपर नीचे होता रहता है, वो चल जाता है। पर कभी कभी आप देखना कि छोटी छोटी कंपनियों के अंदर भी ऐसी न्यूज आएगी, उसने इतनी ज़्यादा सेल कर दी, तो उससे फिर भ्रमित हो जाते हैं लोग। फिर उसकी पिछली चीज़ नहीं देखती, वो लॉस कर रही थी, क्या हिसाब किताब उसके अंदर चल रहा है, क्या क्या उसके अंदर नीतियाँ हैं कि भैया इस बार अगर बढ़ गया तो अगले बार भी कुछ बढ़कर हमें दिखना चाहिए। नहीं, पर हम उसको दिमाग में डाल लेंगे इसने पिछले बार से बहुत अच्छी सेल कर दी। फिर क्या होता है, फिर कुछ लोग एंट्री कर लेते हैं, फिर कुछ दिनों बाद फिर वो टेंशन में आ जाते हैं। अगर छोटी कंपनी में, आपको फिर बता रहा हूँ, हर क्वार्टर में अपने में ग्रोथ करती जाएगी, सेल में बोल रहा हूँ, सेल में कर्जा कम करती जाएगी, तो वो कंपनी आगे जाकर मल्टीबैगर बन जाएगी। चाहे वो कैसी कंपनी हो, पर वो सेल अगर ग्रोथ कर रही है।
पर कोई छोटी कंपनी 2 बार उसने अच्छा वर्क कर दिया, तीसरी बार उसने बेकार कर दिया, फिर अच्छा वर्क कर दिया, तब भी वो सर्वाइव कर जाएगी। पर एक बार अगर किसी ने कुछ अच्छा कर दिया और लगातार 3 क्वार्टर वो बेकार कर रही है और करती जा रही है, तो वो बेकार होती है। इसलिए आपको ये भी समझना है कि अगर ऐसी ऐसी न्यूज़ आपके सामने आ रही तो वो कैसी कंपनी है, तो ये विशेषता आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अच्छा, अडानी पावर को हम बहुत पहले से भी कवर कर रहे हैं। अडानी पावर देश के अंदर अच्छी खासी बिजली का वर्क करती है और थर्मल पावर में ज़्यादा कंपनी वर्क करती है। अधिग्रहण में कंपनी लगी रही है, अलग अलग कंपनियों का अधिग्रहण करती जा रही है, तो इसलिए इस कंपनी को टॉप पर जाने की विशेषता है। कंपनी आगे जाकर परमाणु ऊर्जा की तरफ भी वर्क करेगी, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ भी कंपनी वर्क करेगी। तो काफ़ी विशेषताएं जो है अडानी पावर के अंदर आती जा रही है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस कंपनी को भारत के अंदर अच्छा खासा वर्क आप करते हुए देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने, देखो सर ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, दोबारा मैं फिर समझा रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो इनका गोड्डा में, झारखंड में एक 1600 मेगावाट के प्लांट थे, 2 प्लांट थे। तो उसकी जो पूरी बिजली थी ना, वो इसलिए बनाई गई थी कि वो बांग्लादेश को निर्यात की जाए। यानी कि बांग्लादेश की बिजली की आपूर्ति के लिए, भेजने के लिए, निर्यात करने के लिए अडानी ने इतना बड़ा ये काम किया था। अब बाद में सत्ता परिवर्तन के बाद पेमेंट पहले भी रुक रही थी, बाद में भी रुकी, तो वहाँ से पैसा इनके पास पूरा नहीं आ रहा था। पर अब बांग्लादेश भी पेमेंट करता जा रहा है। अब यहाँ पर भी बिजली की काफ़ी ज़रूरत है, तो केंद्र सरकार ने इनको एक अनुमति दी थी, ये आप समझो। और वो ये अनुमति थी कि जो ये संयंत्र बनाया गया था बांग्लादेश के लिए, जहाँ बिजली जाती थी, अब वो राष्ट्रीय भारतीय ग्रिड से भी जोड़ दिया जाए। यानी कि भारत के अंदर भी जो 1600 मेगावाट की बिजली है, तो भारत के अंदर भी वो बिजली देगी। तो क्या हुआ, डबल कमाई होगी, नहीं हो गई है। एक वो पहले बांग्लादेश से भी कमाएंगे और वही चीज़ अब भारत के अंदर भी करेंगे। तो एक संयंत्र से 2 चीज़ें करेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? तो यहाँ अडानी जी अलग नीतियों से वर्क कर रहे हैं। तो ये भैया अलग तरीके की कंपनी है, इसे आपको समझना पड़ेगा। तो हाल ही में तो अभी इसका आपको पता ही है, शेयर स्प्लिट हुआ है। और आगे स्थिति अगर आप देखेंगे तो अच्छी नीतियाँ इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। अब इसका चीज़ों को देखते हैं, न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है। तो अडानी पावर के मजबूत नतीजों के बाद शेयरों पर बुलिश हुए ग्लोबल ब्रोकरेज, बढ़ा कर इतना किया टारगेट। यानी कि जो ग्लोबल ब्रोकरेज है वो टारगेट बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि नतीजे जो हैं अच्छे आए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर पर अपनी ओवरवेट रेटिंग की राय बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस 163 रुपये प्रति शेयर रखा है, जो कि 30 अक्टूबर के क्लोजिंग प्राइस 162 रुपये प्रति शेयर से करीब है। अभी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म को ये एक मजबूती स्थितियाँ देखने को मिल रही है। दूसरी स्थितियों के साथ अगर हम देखें तो एक अन्य ब्रोकिंग फर्म जेफरीज ने भी अडानी पावर पर बाय रेटिंग दी और उन्होंने कितना रेट दिया है, 195 रुपये का टारगेट दे दिया है। तो ये भी आप समझकर चलना। और थोड़ा सा अगर हम आगे और समझे तो ब्रोकिंग फर्म ने कहा कि अडानी पावर अधिक मार्जिन और वृद्धि दर के कारण सरकारी पावर कंपनी एनटीपीसी के मुकाबले अधिक प्रीमियम वैल्यूएशन की हकदार है। तो किसके साथ अडानी पावर की तुलना कर दी जेफरीज ने? एनटीपीसी के साथ। एनटीपीसी कौन है? एनटीपीसी सरकारी कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है एनटीपीसी सरकारी में। उसकी तुलना जो है जेफरीज ने अडानी पावर से की है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर वही कह रहा हूँ ना, हाल ही की चीज़ों के साथ ना मत समझना इसको। देखो ये मैंने है ना, तो ये आप समझ कर चलना। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 3,04,636 करोड़ का है। करंट प्राइस अगर देखें 158 रुपये करीब चल रहा है। 183 कंपनी का हाई था और 86 रुपये कंपनी का लो है। अगर हम सितंबर 2024 की कंपनी की बात करें तो 13,339 करोड़ की कंपनी ने सेल की थी। और सितंबर 2025 में कंपनी ने थोड़ी सी अपनी साल दर साल सेल को बढ़ाया है। पर सेल अगर हम देखें तो 13,457 करोड़ बड़ी सेल है, ये आप समझ सकते हैं। और 2906 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट भी कर दिया है। प्रमोटर की स्थिति अगर हम देखें तो 74.96% है। एफआईज की स्थिति देखें तो 11.53% है। डीआईएस कंपनी के अंदर 2.70% है और पब्लिक कंपनी के अंदर 10.82% है। तो ये है अडानी पावर की स्थितियाँ, फंडामेंटल मजबूत। दूसरी जो काम ये वर्क कर रहा है, जो भी 2030 तक के लक्ष्य हैं, आगे तक के लक्ष्य हैं, उस पर मैं पहले वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो बांग्लादेश के लिए बिजली देते तो भारत के साथ भी वो जोड़ी जाएगी बिजली। तो कहीं ना कहीं अलग अलग नीतियों के साथ जो है अडानी पावर वर्क करता जा रहा है। अच्छा, अब हम समझें
जेपी सेट जो दिवालिया हो रही है भैया, इसकी कहानी समाप्ति नहीं हो रही है। अभी कौन लेगा क्या लेगा कुछ पता ही नहीं लग रहा है। उधर डालमिया भारत ने भी कहा था कि अगर उनको जेपी सेट का अधिग्रहण नहीं मिलता, दिवालिया का अधिग्रहण नहीं मिलता, तो वो अपना बी प्लान की स्थिति तो वर्क कर ही रहे हैं। अब हमें लग रहा था कि ये वेदांता को ये झोली में मिल जाएगा, इससे पहले लग रहा था ये अडानी जी को मिल जाएगा, फिर इसके ऋणदाता कह रहे थे कि वो समीक्षा करेंगे, बैठेंगे, देखेंगे कि कौन किसके पास ये पाले में कंपनी जाए। अब एक नया मोड़ कंपनी के अंदर आ गया भाई। इस नए मोड़ को अगर आप समझें तो ये बहुत महत्वपूर्ण जेपी सेट की रूपरेखा अलग से चेंज कर देगा। किस तरीके से? जय प्रकाश एसोसिएट के लिए प्रमोटर ने 18,000 करोड़ रुपए की नई योजना पेश की। गौर परिवार की नई पेशकश अडानी और वेदांता की बोलियां से आगे निकल गई है। ये बड़ी न्यूज निकल कर आ गई भाई जयप्रकाश के लिए। तो नई चीज क्या है? जयप्रकाश एसोसिएट यानी कि जेपी एसोसिएट के प्रमोटर ने 18,000 करोड़ रुपए की नई समाधान योजना के साथ कर्ज में डूबी बुनियादी ढांचा कंपनी पर नियंत्रण पाने की दौड़ में फिर से प्रवेश किया है। अगर प्रमोटर ही अपनी कंपनी को खरीदने के लिए बोलियां लगा रहे हैं, और वो किस लिए? नियंत्रण, क्या शब्द आया इसके अंदर? नियंत्रण पाने के लिए। क्योंकि अगर ये दिवालिया पन्ने से किसी और की झोली में गई तो पता नहीं किसके शेयर रहेंगे नहीं रहेंगे। और यहाँ जो चीज़ें हैं कि दोबारा से नियंत्रण, अगर मेरे हाथ से कुछ चीज़ निकल गई तो मैं उसके लिए कुछ मेहनत करूँगा, तो वो अगर उसका वजूद मेरे साथ जुड़ जाए तो क्या होगा? वो कंपनी को मैं और प्रोग्रेस की तरफ पहुँचाऊँगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर ने 18,000 करोड़ रुपए की नई समाधान योजना के साथ कर्ज में डूबी बुनियादी ढांचे कंपनी पर नियंत्रण पाने की दौड़ में फिर से प्रवेश किया। हालांकि ऋणदाता पूर्व मालिक की धन जुटाने की क्षमता को लेकर आश्वस्त नहीं है। तो ऋणदाता कह रहा है भाई कहाँ से पैसे जुटाओगे आप, ये समझ लो। जेपी के प्रवक्ता यानी कि प्रमोटर गौर परिवार की ओर से दी गई नवीनतम पेशकश वेदांता और अडानी समूह द्वारा जेएल के लिए दी गई पेशकश से कहीं अधिक है, जिसके पास ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास व्यापक भूमि खंड है। इस घटनाक्रम से अवगत एक व्यक्ति ने बताया प्रमोटर ने व्यवसाय का मूल्यांकन 18,000 करोड़ रुपए करते हुए एक नई योजना प्रस्तुत की है, जो वेदांता द्वारा दी गई पेशकश से काफ़ी अधिक है। तो आ गया नया मोड़। देखो सर, जेपी एसोसिएट दिवालिया हो रहा है, आप ये काफ़ी महीनों से सुन रहे थे। अडानी जी खरीदेंगे काफ़ी दिनों से सुन रहे थे। उससे पहले डालमिया भारत खरीदेंगे काफ़ी दिनों से सुन रहे थे। फिर आपने वेदांता की रूपरेखा देखी तो कहीं ना कहीं वो सारी स्थितियाँ जेपी एसोसिएट को तो निगेटिव करके ही गई हैं कुछ चीज़ें, और जयप्रकाश पावर यानी जेपी पावर को और करके चली गई है, क्योंकि जेपी एसोसिएट की जो 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर में है। और अब प्रमोटर अपना नियंत्रण पाने के लिए 18,000 करोड़ की बोली लगा दी है। तो अब ये न्यूज़ फिर से लंबी होती जाएगी। तो यार लेकिन एक कहानी का नया मोड़ निकल जाएगा यहाँ से। तो सुजलोन के ऊपर सबकी नज़र है, क्योंकि इसका Q2 आने वाला है और 4 नवंबर को आने वाला है। एक न्यूज़ आ रही है और उस न्यूज़ से Q2 का तो मैंने आपको बताया ना, पहले ही बताया कि भाई रिजल्ट का इफेक्ट 1-2 दिन का ही है, चाहे वो बेकार आए चाहे अच्छा है। उसके बाद तो फिर ट्रेडिंग अपने हिसाब से होती है ऊपर नीचे की। पर आपको ये चीज़ें समझनी है कि कुछ न्यूज़ में कुछ छुपी चीज़ें रहती हैं। हम 4 नवंबर को तो इसको बहुत महत्वपूर्ण लेकर चल रहे हैं, पर अगर जो मैं आपको एक न्यूज़ बताऊंगा उसके अंदर 6 से 20 नवंबर के बीच कुछ एक चीज़ होने वाली है, वो बहुत उसका जो कुछ निकल कर आया ना बाहर चीज़ें कि भैया इससे क्या कहा है कंपनी ने, बैठकर कुछ बातें की, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस न्यूज़ को भी बीच में कवर करेंगे। पहले देखें सुजलोन में क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखो सर, सुजलोन के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। अगर इस न्यूज़ को आप समझें तो भैया सुजलोन के शेयर 60 रुपये के स्तर पर पहुंचे। एक सप्ताह में 12% की तेजी। दूसरे सप्ताह के नतीजे और कौन कॉल की तारीखें व अन्य जानकारी देखें। सुजलोन एनर्जी का कंपनी बोर्ड 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार करने और मंजूरी देने के लिए 4 नवंबर, ये आप सबको पता है ना, 4 नवंबर के दिन इनका रिजल्ट आने वाला है। तो सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इनका रिजल्ट आएगा उसके बाद सुजलोन एनर्जी रिजल्ट तो आएगा, वो तो देखेंगे हम। ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। सुजलोन एनर्जी 6 से 20 नवंबर 2025 के बीच B&K सिक्योरिटीज, UBS, आनंद राठी, एवेंट्स, स्पार्क, JM फाइनेंशियल और कोटक सिक्योरिटीज सहित ब्रोकरेज फर्मों के साथ कई भौतिक विश्लेषक सम्मेलनों की मेजबानी करेंगे। यानी कि जो ये ब्रोकरेज फर्म वाले हैं, इनके साथ रिजल्ट आने के बाद
इनके साथ कुछ चीज़ें होंगी और उसकी स्थितियाँ क्या हमारे सामने निकल कर आती है। 6 से 20 के बीच जो इनसे बैठक होगी, बातें होंगी, सब कुछ होगा, भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी ब्रोकरेज फर्म है वो अपनी अपनी स्थितियाँ की जानकारी उनसे लेंगे या उनको बताएंगे, कुछ करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थितियाँ होने वाली जो 6 से 20 नवंबर के बीच होगी, तो हमारी इस पर भी नज़र रहनी चाहिए। कंपनी ने एक्सचेंज के साथ एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में ये तो कह दिया है कि भैया ये सम्मेलनों की मेजबानी करेगी। अगर हम देखें तो ब्रोकरेज फर्म की क्या स्थितियाँ पैदा हो रही है, तो आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकरेज जिसने सुजलोन को खरीद रेटिंग दी है, ने कहा कि Q2 में आपूर्ति पहली तिमाही की तुलना में कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून संबंधी व्यवधानों से परियोजना निष्पादन और कमीशन प्रभावित हो रही है। तिमाही के दौरान प्रमुख ऑर्डरों में एनटीपीसी को की 1166 मेगावाट, टाटा पावर की रिन्यूएबल की 838 मेगावाट और एक और कंपनी की 381 मेगावाट की परियोजना शामिल थी। इस दौरान जेएम फाइनेंशियल को उम्मीद है कि सुजलोन का शुद्ध राजस्व साल दर साल कम से कम 40% बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले इनका जो राजस्व था, सेल थी 3100 करोड़ रुपए करीब की थी। अगर ये साल दर साल स्थितियों को दिखा रहे हैं तो करीब करीब 2900 करोड़ रुपए करीब की ये सेल बैठेगी। यानी कि इससे पहले इन्होंने करी थी Q1 में, जो Q4 में 3700 करोड़, Q1 में इन्होंने जो सेल करी थी 3100 करोड़, और अब विश्लेषक कह रहे हैं वो आएगा, अलग आएगा, कुछ और चीज़ें होंगी। अगर विश्लेषकों की हम सुने तो ये इस बार इनकी सेल फिर से कम होने की उम्मीद के साथ, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ी हुई दिखेगी। तो यानी कि 3 क्वार्टर से अगर ये इस तरह से होता है तो सेल इनकी कम होती जा रही है, आप समझ कर चलना। जेम ये आप सारी चीज़ों को इन्होंने बता दिया, फिर भी इन्होंने अपने लक्ष्य मूल्य को 78 रुपये से कम करके 66 रुपये कर दिया, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, सितंबर 2024 में 2103 करोड़ की सेल थी इनकी, उसके बाद 3790 हुई, फिर जून यानी Q1 में 3132 करोड़ हुई। अब जिस तरह से बता रहे हैं वहाँ पर आपको कम सेल होने की उम्मीद है। अगर हम मोतीलाल ओसवाल ने की स्थिति को देखें तो वो 32% की वृद्धि के बावजूद मुनाफे में सालाना आधार पर 1% की गिरावट का अनुमान लगाया है, और दूसरी तिमाही में 365 मेगावाट पवन टर्बाइन के ऑर्डर पुणे का हवाला देता है। देखो कंपनी के पास जितने मर्जी ऑर्डर मिल जाएं, कितने गीगावाट के मिल जाएं, इंपॉर्टेंट तो वो तो हो ही जाता है कि भैया इसको यहाँ से ऑर्डर मिल जाए, एनटीपीसी से मिला, टाटा रिन्यूएबल से मिला और कहीं से मिला, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें पता लग गया कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर बुक है, उसको वे उस पर काम भी करेंगे। पर देखना ही होता है कि इन्होंने 3 महीनों में करा कितना है। अब भले कितना मिल जाए, लेकिन जो चीज़ें कुछ पूरा करेंगे उसको भेजेंगे, उसको तो इनको पैसा मिलेगा ना। ऑर्डर मिलना तो एक अच्छी बात है, मतलब मजबूत हो रही है कंपनी। पर मजबूत जब होती है जब वो सारे काम को कर देगी। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, अगर हम Q2 में देखें तो 365 मेगावाट पवन टर्बाइन के ऑर्डर पूरे होने का हवाला दिया है। सिर्फ जितना भी ऑर्डर मिला उसमें से 365 मेगावाट का हवाला दिया और 2785 करोड़ रुपए की बिक्री का अनुमान लगाया। यानी कि ये और कम इन्होंने अनुमान लगा दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। और फिर भी इन्होंने जो अपनी स्थिति को बताया है 80 रुपये के टारगेट इन्होंने दे दिए हैं, ये आप समझ कर चलना। अच्छा, नुवामा इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो कह रहा है भैया इनकी सेल जो है 2900 करोड़ रहेगी, यानी कि पिछले बार से भी कम रहेगी। तो ये सारी स्थितियाँ आ रही है। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है कि भैया 375 मेगावाट की परियोजना, यानी कि कहीं ना कहीं जो भी ऑर्डर मिलता है उसमें कितना पूरा हो रहा है और क्या क्या स्थितियाँ हैं। तो ये जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने ये अनुमान लगाया भाई इतना मेगावाट होगा तो इतनी सेल इनकी हो सकती है। तो यहाँ से अंदाजे लग रहे हैं कि जो इस बार इनकी सेल आएगी पिछले क्वार्टर से कमी आएगी। तो ये आप समझ कर चलना। तो ये स्थितियाँ हो रही है, तो ये आप समझ सकते हैं सुजलोन एनर्जी की स्थितियाँ हैं। पर इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, एक तो Q2 है, दूसरा आपका 6 से 20 नवंबर के बीच जो भी है इतने ब्रोकरेज फर्म वालों के साथ एक सम्मेलन में भाग लेंगे, वहाँ से क्या चीज़ निकलती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना है। तो खैर किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। सर चीटी वाटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।